Dear students, we are doing Indian economy on the eve of independence. Means जब इंडिपेंडेंस हमें मिली 15 अगस्त 1947, तो इंडियन इकोनॉमी किस पोजीशन पे थी, क्या पोजीशन थी उसकी। इसके अंदर हमने टॉपिक किए कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी, फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी इंडिया की। अब जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस है वो आएंगे इनडायरेक्ट। ये तो कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ लिया, लर्न नहीं करना है। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो आपने लर्न करने हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस आपने रीड करने हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 2 दिन का लेक्चर है, 2 दिन का चैप्टर है। दिस इज आवर सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर ऑन द चैप्टर। सो आई रिपीट, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं आज। ये क्वेश्चंस आपने आज लर्न करने हैं, लर्न करके लिखने हैं। दीज क्वेश्चंस, इफ यू कैन नॉट राइट ऑल द क्वेश्चन, सिलेक्ट एनी 3-4। ये सारे क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो आप रीड करेंगे। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 49। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 49। मैं अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं आपको इस लेक्चर में। Were there any positive contributions made by the Britisher in India? क्या इंडियन इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट मिला है ब्रिटिशर से? तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो बेनिफिट मिला है ये बाय विश नहीं मिला है, ये कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट्स आए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, जो ब्रिटिशर की पॉलिसीज थी। जैसे कि एक एग्जांपल, उन्होंने रेलवेज बिल्ड की अपने रॉ मटेरियल, इंडिया के रॉ मटेरियल्स को लेके देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को। उन्होंने रेलवे क्यों बनाई? दूर दूर विलेजेस से रॉ मटेरियल लेके मुंबई के पोर्ट पर या कोलकाता के पोर्ट पे या फिर गुजरात के पोर्ट से भेजने के लिए। गॉट इट? बट ये बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिल गया उनके जाने के बाद। जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो अपने आप नहीं हुए, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट्स हैं ब्रिटिशर की पॉलिसीज के। लेट्स डिस्कस द 6 मार्क का क्वेश्चन। Although the motive behind the British rule in India was to colonial exploitation, but the means of resulted in some positive side effects were also as under. Political and economic unification of India. पहले इंडिया में इंडिया वॉज अ डिवाइडेड कंट्री। नॉर्थ इंडिया में कोई और महाराजा हैं, साउथ इंडिया में कोई और है, वेस्ट में कोई और है, और वो यूनाइटेड नहीं है। ब्रिटिशर के आने की वजह से यूनिटी आ गई, इंडिया एज अ होल कंसिडर करने लगा। बांग्लादेश उसी का पार्ट था, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था तब। यूनिफिकेशन। Prior to the British rule, the Indian subcontinent was divided into small and fragmented territories ruled by different dynasties. The British government took over the control of these territories and unified the country politically and economically. Development of means of transport. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट और मेजरली रेलवेज। Although the Britishers developed various means of transport such as roads, railways for their personal benefit, yet these opened up new opportunities of growth and helped the cultural unification of the country, जिसे हम कहते हैं unity in diversity. The developed means of transport also helped to prevent the spread of famines. Growth of monetary system. इंडिया में जो सिस्टम था वो ज़्यादातर बार्टर सिस्टम रहता था उस टाइम। आफ्टर ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी ग्रो की है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, बैंक्स, कंपनीज एंड रिमूवल, इरेडिकेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। The colonial rule helped the country to shift from the barter system of exchange to a monetary system.
This monetized system helped the country to benefit from large scale production. Spreading education. Indian country was illiterate. Yes, Indian economy हम illiterate consider करते थे. Knowledge होती थी पर पढ़ाई नहीं, सबके पास नहीं. ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में ये रहा है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस सम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. द ब्रिटिशर्स ओपन अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, and introduced English as an official language. Education helps the Indians to identify their basic right of freedom and fight for it. Also, the knowledge of English made them aware of the world and expand their horizon. अब जो चाइनीज़ पर्सन है या कोई भी यूरोपियन, जर्मन है, वहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उन्हें बाहर कंट्रीज़ में काम करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है. बट इंडियंस, इनके पास अब इंग्लिश है, हिंदी है. तो इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन गो टू साउथ इंडिया टू वर्क मोर और एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट सम यूरोपियन नेशंस. हिंदी है तो इंडिया में तो वैलिड है ही, पाकिस्तान में भी वैलिड है, बांग्लादेश में भी वैलिड है. सो दिस हैज़ गिवन मोर पॉजिटिविटी टू इंडियंस. इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स. इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सोशल इवल्स हैं, पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ख़त्म कर दिए. सती सिस्टम, कोई विडो होता था तो उसके बाल काट दिए जाते थे, वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकती थी. एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेल चाइल्ड डोमिनेंट रखते थे हमारे फैमिलीज़ में, सब ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किए. द ब्रिटिशर्स enacted several laws to ban social evils like sati system, child marriage. They also encouraged the widow remarriage. And efficient system of administration. Court, पुलिस सिस्टम, सिविल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, इसमें मैनेजमेंट ला दी, बिकॉज ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का एक्सपीरियंस था. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है जो हमें मिली है वो हमारे इनबिल्ट, हमारी जीन्स में नहीं है, वो हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया है. द ब्रिटिशर्स लेफ्ट बिहाइंड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. They also made exhaustive records of every plan, policy, agreement, etc. ये जो आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं ये सब ब्रिटिशर्स में ही कंसिडर की जाती है और वो हम अब सीखते हैं. This system of administration and record keeping helped the independent Indian administration to efficiently and effectively manage the country. Clear everyone? Go through all the 6 points. I will suggest आप क्या करेंगे, 49th like 13 पेज का 49th आंसर, इसके 6 पॉइंट्स ऐसे लिखिए. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया. 1 2 3 4 5 6. आई विल सजेस्ट यू कि आप ये ऐसे पॉइंट्स बना के रखें. जब ऐसे पॉइंट्स खुद बनाएंगे आप तो आपको चीज़ याद रहेगी. यू नीड नॉट राइट द होल क्वेश्चन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में इंटीग्रेटेड है. मतलब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो नहीं होगा, जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तभी चैप्टर कंप्लीट होगा. तभी मैं क्वेश्चंस लिखवा नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पहले से गिवन है. सो आई विल सजेस्ट यू व्हाट टू डू इज, आप जब लर्निंग करें, जब भी लर्निंग करें, लर्न इट, राइट द पॉइंट्स लाइक दिस, ताकि चीज़ माइंड में रहे. गिविंग यू 2 minutes, रीड आउट द फुल क्वेश्चन. अच्छी तरह क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, स्पीड अप.
ओके, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो जब आप लर्निंग करेंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की करेंगे। पेपर एनसीईआरटी में से नहीं आता है, बट वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कंसेप्ट एनसीईआरटी का लिया गया, क्वेश्चंस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एनसीईआरटी के, बाकी सारे क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस में से बने हुए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज मैंने आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पेज 12, क्वेश्चन 48। Highlight the salient features of India's pre-independence occupational structure. इंडिया के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से था इंडिपेंडेंस या उससे जस्ट पहले? जैसे आपको पहले बताया था, मेजॉरिटी एवरी 3 persons out of 4 were in agriculture. Most of them are disguised unemployed. इंडस्ट्री में कुछ लोग थे, स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बट ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। सर्विस सेक्टर नेग्लिजिबल था। लेट्स सी किस तरीके से आप इसका 6 मार्क का आंसर अटेम्प्ट करेंगे। द फॉलोइंग आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अंडर द colonial rule, India was basically an agrarian economy, with nearly 70 to 75% of its workforce engaged directly or indirectly in agriculture. Due to massive poverty and widespread illiteracy during the colonial rule, the large proportion of the population was engaged in farming and related activities to earn their living. आप साथ में लिख लीजिए disguised unemployment. Please write down in bracket disguised unemployment. What is disguised unemployment? जितने लोग चाहिए काम करने के लिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। Lack of opportunities in industry. Only a small proportion of population was employed in manufacturing sector. Only 10% of the total workforce were engaged in manufacturing and industrial sector. ब्रैकेट में लिख लीजिए major chunk, MAJOR, major chunk, CHUNK, major chunk is from handicraft industry. Major chunk is from handicraft industry. Unequal distribution among sectors. एक इकोनॉमी तब डेवलप होती है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी सेक्टर्स में, या कुछ 5-7% ऊपर नीचे हो, बट इंडिया के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा थे पर इनकम मिल रही थी कम, सर्विस में कम थे बट इनकम उसके कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा। There was unequal distribution of occupational structure among its primary, secondary and tertiary sectors. Regional imbalance. Unequal distribution of occupation तो हमने देख लिया। रीजनल स्टैंड्स फॉर नॉर्थ इंडिया, कई स्टेट स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम कर रही थी। नेमिंग अ फ्यू, पंजाब का जो रीजन था वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहा था। साउथ इंडिया मेजर फॉरेन ट्रेड की तरफ ज्यादा वर्क कर रहा था, पोर्ट ज्यादा है वहां पर, तो इम्बैलेंस बहुत है रीजनल। There was regional variation in the occupational structure in India. India is a very big country. This bound to happen. अभी भी है ये। मीन्स आप पाकिस्तान चले जाइए और आप केरला चले जाइए, आपको जो ट्रेडिशन कस्टम्स पाकिस्तान से आपके रिलेट होते होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू केरला। और कोई केरला का पर्सन श्रीलंका चले जाए और जम्मू कश्मीर चले जाए, उस पर्सन को ज़्यादा लगेगा कि हम जम्मू कश्मीर में अनदर कंट्री में, श्रीलंका में अपनी कंट्री में। एक्चुअली इंडिया इज सो वेरीड कंट्री, इतनी वेरिएशंस है। एंड सेम विद नॉर्थ ईस्ट के मेजर कस्टम चाइना से मैच करते हैं, जबकि ऑब्वियसली दे आर इंडियंस। सो उस टाइम भी ये था, अब भी ये है, इट इज बाउंड टू हैपन। There was regional variation in the occupational structure of India. On one hand, the Madras Presidency, यहाँ पे साउथ इंडिया की बात हो रही है, बॉम्बे, बंगाल experienced a fall in agriculture workforce. Why? Bengal, Madras, they were into foreign trade. Madras, Mumbai,
and increase in occupational structure of manufacturing and service. But on the other hand, Odisha, Rajasthan, Punjab restricted to increase in the dependence on the workforce on the agriculture sector. Soil बहुत fertile है, ज़्यादा productivity देती थी. I'm giving you 1 minute. पूरा आंसर एक बार गो थ्रू कीजिए. सी डोंट वेस्ट योर टाइम. ये 50 मिनट्स 45 to 50 मिनट्स इसको अच्छी तरह यूज़ किया कीजिए. मैं कौन सा आंसर लिखवा रहा हूँ, ये सम सॉल्व कर रही है. रीज़न क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा है, आपके ईयर वर्क कर रहे हैं, आइज वर्क नहीं कर रही हैं. जब आप खुद पढ़ेंगे तो माइंड ज़्यादा वर्क करेगा. 1 मिनट. Question number 47th. Critically appraise some of the shortfalls of industrial policy pursued by the British colonial administration. ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे हमें ये पता लगे जो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो क्यों सही नहीं थी. और एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिया के ये जो पॉइंट्स है, यू नीड नॉट लर्न द पॉइंट्स के ये पॉइंट्स समझिए, कंसेप्ट समझिए, फिर आप वो पॉइंट्स लर्न कर लेंगे. अंदर का मैटर आप खुद बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले बहुत अच्छी थी, वो क्या हुई, डिके, खत्म होने लग गई. मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंटर की इंडियन इकोनॉमी में, बट वो इनिशियल स्टेजेस पे थी तो ज़्यादा ग्रो नहीं किया उसने. लेट्स गो विद द आंसर. The industrial policy pursued by the Britishers under the colonial administration aimed at promoting the modern industries in Britain. They achieved through decay of handicraft industry. खत्म किया गया. The traditional and important handicraft industry of India, in the absence of any patronage and incentive, started to decline. The decline of handicraft industry not only created massive unemployment but also resulted in a spur of demand in the Indian consumer market, which is now deprived of supply of locally made goods. This demand was met through goods produced by British industries. आज के टाइम पे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, बट बहुत ही कम लोग वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में. Limited growth of public sector enterprises. Only those public sector enterprises which are served the interest of Britishers were developed, such as railways, postage, telegraph. Public sector undertakings नहीं थी, PSUs गवर्नमेंट की कुछ थी. कौन? जो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाई थी. Absence of capital good industries. What are capital goods industries? Heavy machinery. बहुत heavy जो मशीनरी बनती है. Automobile industries. The consumer goods industries were not supported by the capital goods industry. There was a dearth of basic and heavy industries. अब for example, आपको कोई small product चाहिए वो इंडिया में बन जाता है, कोई बड़ा product चाहिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, import ब्रिटिशर से, और उनकी अमाउंट हैवी होती है जिससे इंडिया का पैसा सारा बाहर जाना शुरू हो गया. Bleak growth of modern industry. Bleak is very less, negligible. Because no initiative was taken by the British government to industrialize the Indian economy, therefore modern industries registered a negligible growth, very less growth. A few enterprising entrepreneurs opened iron and steel industry, sugar industry, cement industry and paper mills. Kindly go through the answer, giving you a minute. Question है,
इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी? स्पीड अप। आई होप यू आर डन विद द क्वेश्चन। शुड वी प्रोसीड? जब आपको मैं 1 मिनट क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, चाहे मैं आउट ऑफ फ्रेम जाऊं, आपने वो क्वेश्चन तब गो थ्रू करना है, आपको वो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। The traditional handicraft industries were ruined under the British rule. Do you agree with this? इंडिया में जो थे ना हाथ के कारीगर, बहुत अच्छा काम करते हैं अभी भी, पर बहुत कम रह गए। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उन्हीं पर थी 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए। पर जब ब्रिटिशर्स गए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? यस, वी डू अग्री। इसका आंसर नो हो ही नहीं सकता। कई आंसर्स हैं, हम आगे जाके करेंगे जिसका आंसर यस भी ठीक है, नो भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस आपको रीजनिंग देनी होगी तो मार्क्स मिलेंगे। फॉर दिस उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए, स्लैब्स, इतना सामान बेचेंगे तो इतना टैक्स, इतना सामान बेचेंगे तो इतना टैक्स, रॉ मटेरियल पे एक्सपेंस टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, जिससे मार्केट की कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई, they are supposed to leave that industry. Let's have a look on the answer. The traditional handicrafts industries in India enjoyed worldwide reputation, but the British misrule in India led to the decline of the Indian handicraft industry. The Britishers adopted the following policies to systematically destroy, underline systematically destroy. ये नहीं कुछ अनाउंस किया और इंडस्ट्री बंद होगी, बड़े प्यार से इंडस्ट्री को खत्म किया। 1. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन करके टैरिफ्स लगाए, क्योंकि ये चीज इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जा रही थी। अमेरिका, यूरोप इंडिया से हैंडीक्राफ्ट मंगाता था जिससे उन्हें पैसे मिलते थे। The Britishers followed a discriminatory tariff policy by allowing tariff-free exports of raw material from India and tariff-free import of British industrial products, but placed a very heavy duty on the handicraft products. Duty stands for tax. So Indian handicraft products start losing their foreign as well as the domestic markets. Competition with machine-made product. अब हैंडीक्राफ्ट में टाइम बहुत लगता है, इसलिए वो महंगे बहुत होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से यहाँ पे मशीनरीज, कैपिटल गुड्स जो वो बाहर से बना इंपोर्ट करते थे, वहां से मैन मेड प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। जल्दी बनते थे तो चीप होते थे, उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर चीप एंड बेटर इन क्वालिटी देन द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। द कंपटीशन फोर्स्ड मेनी हैंडक्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर बिजनेसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। The British introduced railways in India to expand the market to its low-priced industrial products. Consequently, the demand for high-priced handicraft products started to fall, thus led to the downfall in the handicraft industry. Disappearance of princely courts. ये जो handicraft products हैं, इनकी डिमांड कहाँ होती थी? I repeat, ये जो handicraft products हैं, कौन डिमांड करते थे? They were demanded by princes, kings, क्वींस। अब ब्रिटिशर्स के साथ ये तो खत्म होना शुरू हो गया, एंड हेंस द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एंड दस
the industry seems to fall. Prior to the British rule, Rajas, Nawabs, Shahenshahs ruled the different parts of our country, and they were great patrons of the handicrafts. Patrons means जो demand करते हैं, जिनको ज़रूरत है. But as the British Raj spreads its tentacles, these princely courts declined, and so did their patronage. This ultimately led to the decline of the handicrafts. New pattern of demand. जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद किस चीज़ की डिमांड बढ़ी? ई पेमेंट की. कोविड-19 के बाद किस चीज़ की डिमांड पड़ी? इंटरनेट की, वर्क फ्रॉम होम की. जब भी कोई चेंज आता है, अ बिग चेंज, तो मार्केट अपने आप को चेंज कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है. प्रोड्यूसर्स अडॉप्ट करते हैं, कंज्यूमर्स अडॉप्ट करते हैं, फिर मार्केट में दोबारा इक्विलिब्रियम आता है. अभी मार्केट सारी डिसइक्विलिब्रियम पे है. इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जब आए तो पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया. लोगों ने देखा देयर आर कोट्स, देयर आर पॉकेट वॉचेस, हैंडीक्राफ्ट की जगह पेंटिंग्स आनी शुरू होगी. पेंटिंग मेजॉरिटी यूरोप से होती थी, तो लोगों की डिमांड चेंज होनी शुरू होगी. हैंडीक्राफ्ट की सप्लाई डाउन करनी पड़ी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई थी. As the British rule progressed in India, a new class emerged. New class मतलब नई मार्केट emerge की, which was keen to follow the British lifestyle. This changed the pattern of demand in favor to the British goods and आगे लिख लीजिए and not in favor of the domestic goods and not in favor of the domestic goods. Right? 46 आंसर को गो थ्रू कीजिए. यू हैव 1 minute. Moving on. Question number 45. What were the main causes of India's agriculture stagnation during the colonial period? इंडिया की एग्रीकल्चर स्टेगनेंट, रुकी हुई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी. वी ऑल नो. क्वेश्चन है व्हाई. प्लीज चेक द आंसर इज व्हाट आर द मेन कॉजेस. क्यों नहीं हो रही थी, उसके पीछे क्या रीजंस है. The main causes of India's agricultural stagnation during the colonial period were land revenue system under the British rule. इंडिया के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम था, उसकी वजह से. The Britishers in India established the zamindari system. Under this system, the zamindars were the permanent owners of the land. For their ownership rights, they were required to pay a fixed sum to the government as land revenue, and they were given full freedom to charge any revenue they wanted from the tillers. जिसकी जगह वो परमानेंट है, उसे कुछ एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स. वो फ्री है टिलर्स, जो नॉट फार्मर, क्योंकि फार्मर ऑनर भी हो सकता है, टिलर भी हो सकता है, जो खुदाई वगैरह करते हैं, जो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं, उनसे वो कोई भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं. Now here comes the point. The zamindars had lavish and extravagant lifestyles, and they mercilessly exploited the poor tillers and did nothing for their upliftment. Lacking of resources. What are resources?
लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं थे. Because the tillers had to pay a huge amount of rent referred as a lagan, there is a complete movie on this. They were not left with any surplus to be able to provide the resources needed in agriculture in the form of fertilizers or providing the irrigation facilities. Profit surplus होगा तभी तो वो ये और काम करेंगे. Profit surplus ही नहीं था. This further lowered the agriculture productivity. Third, commercialization of agriculture. जो पहले फार्मर्स थे, इस ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट इससे स्टेगनेंट आ गया क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, टैक्स ज़्यादा था. जो पहले फार्मर्स थे वो क्यों प्रोडक्शन करते थे? बार्टर सिस्टम के लिए. अभी भी हमारी मेड बोलती है कि सर ये लॉकडाउन खत्म होगा, हमने अपने अपने घर चले जाना है, वहाँ पे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम टमाटर की प्रोडक्शन करते हैं, वो अनियन की प्रोडक्शन करते हैं, मेरे चाचा का बेटा राइस की प्रोडक्शन करता है. हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गुड्स प्रोवाइड कर देते. मैंने टमाटो दिए, टमाटो उसको दे दिए जाएंगे, राइस उससे ले लिए जाएंगे, रिवर में जाएंगे, फिश ले आएंगे और खा लेंगे. दिस इज एक्चुअली अभी भी कुछ रिमोट विलेजेस में ये है. पहले मेजर इंडिया इस चीज से कवर्ड था. अब उससे क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन आई ब्रिटिशर्स के साथ. लोगों ने एग्रीकल्चर को बिजनेस मान लिया. अब बिजनेस के लिए चाहिए होता है पैसा, कैपिटल, रिसोर्सेज. वो था नहीं. जो पैसा लगता था वो टैक्स में पे हो जाता था, जिससे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई और बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो गया. इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, छोटा बिजनेस प्रॉफिट में, बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया, खर्चे बढ़ गए, वो लॉस में चला गया. छोटा बिजनेस भी गया, बड़ा तो क्या ही गया. Instead of producing food crops, farmers were producing cash crops which are ultimately used by the British industries. This further compounded the plight of the tillers. While earlier they were growing crops to meet their family needs, self-sufficiency. Self-sufficiency is the word. Now they had to purchase from the market. This led to an increase in the indebtedness, bad debts बढ़ने शुरू हो गए, and they were constantly borrowing from money lenders and landlords at a very high rate of interest. लोन लेना शुरू किया. Production of indigo is a good example of the same. जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या एग्जांपल है. इंडिको, इट्स अ प्लांट जिससे डाई वगैरह भी बनती है, कलर निकलते हैं, और अ फ्लावर जिसे सेंट वगैरह बनते हैं. इसके बहुत ज़्यादा डीप रूट्स हैं. मैं केस स्टडी समझा रहा हूँ जस्ट एग्जांपल बताने के लिए. इसकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं. फार्मर्स ने क्या किया, इसकी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी क्योंकि ब्रिटिशर्स इस चीज़ की डिमांड करते थे. बट कुछ सालों बाद, 3-4 ईयर्स के बाद, वो लैंड इनफर्टाइल हो गई. इंडिको की प्रोडक्शन तो बंद हो ही गई, राइस भी नहीं हो सकता था प्रोड्यूस उसमें, अब वीट भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, और वो खत्म हो गई लैंड. क्योंकि इंडियंस वर नॉट दैट मच एजुकेटेड, नॉलेजेबल और लिटरेट्स कि उन्हें ये पता हो कि इंडिको की प्रोडक्शन से ये साइड इफेक्ट है, तो हम 1 साल करें, 2 साल में नहीं करनी चाहिए इंडिको की प्रोडक्शन. ये एक एग्जांपल है. क्योंकि फार्मर्स को लगा प्रॉफिट है, लेट्स प्रोड्यूस दिस, बट दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज. रीड इट आउट, गिविंग यू 1 minute to have a look on this answer. Moving on, let's move to 3 to 4 marker questions of NCERT. मैं NCERT के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, बाकी सभी क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे. किसी क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो
consider it an doubt session. Page number 8, question number 29. Page number 8, question number 29. What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British in pre-independent India? इंडिया में आने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो टू फोल्ड था. वो क्या था? जैसे हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट, इंडिया से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करवाना ब्रिटिश में. टू, ब्रिटिश के फिनिश्ड गुड्स इंडिया से इंडिया इंपोर्ट करे. ब्रिटिशर्स क्या करें? इंपोर्ट रॉ मटेरियल, वहाँ पे प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम जनरेशन हो, क्योंकि सारी मेजर इनकम जनरेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से होती है, एम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ती है, और वहाँ का मेजर चंक जो प्रोडक्शन हो गया है वो इंडिया डिमांड करे. The following are the twofold motive behind by the systematic deindustrialization effected by the British, making India a supplier of raw material. The main motive of the British government was to make India a mere supplier of cheap raw materials to feed its own rapidly expanding industrial base, making India a market for finished goods. Another important objective of the British government in deindustrializing Indian economy was to use India as a large and growing market to sell the finished goods produced by the British industries, so that their industries never face a demand shortage and could keep on flourishing. Question 30. What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? क्या ऑब्जेक्टिव्स ब्रिटिशर्स के इंटेंडेंट थे जो हमें लगते हैं हमने अचीव कर लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? पोस्टेज सिस्टम, रोड, नॉट ऑल वेदर रोड्स बट दैट टचेस द पोर्ट्स टू द विलेजेस, रिमोट विलेजेस, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन. Under the British rules, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, postage and telegraph developed. But the objective behind the development of infrastructure was underlined not to provide the basic amenities to the people, but to cater to the colonial interest. ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लाया वो अपने लिए लाए, हमारे लिए नहीं. The objectives of the Britishers behind the development of infrastructure were: roads were developed for the purpose for mobilizing the armies and transporting raw material to the nearest railway station. Railways were developed to encourage commercialization of agriculture. Postage and telegraph were introduced to enable them to control the large subcontinent. Like continent में कितनी सारी countries होती हैं, इंडिया को सब continent कह जाते हैं because so big area was there. What do you understand by the drain of Indian wealth during the colonial period? India said to be the golden sparrow, सोने की चिड़िया. और ब्रिटिशर्स सारी वेल्थ ले गए. इवन मोस्ट ऑफ यू नो दैट जो उनकी क्वीन के ऊपर अभी भी डायमंड है, कोहिनूर, वो इंडिया से ही गया है. वी कैन नॉट आस्क इट बिकॉज वी डोंट हैव द पेपर्स कि वो हमारा है, बट एवरीवन नोज दैट. वो ही हमारा क्वेश्चन है. The Britishers exploited India in a very possible way. Raw material from India was exported and expensive finished goods were imported, even though it is not required. Also, the heavy administrative cost related to running of the colonial rule in India in the form of wages and salaries of the administration staff and the expenses borne by the Britishers in fighting wars were borne by the revenues generated in India. All this led to the drain of India's wealth. अब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बस जो आप लिख रहे हैं टीचर को समझ आना चाहिए और वो सही होना चाहिए. यू विल गेट फुल क्रेडिट फॉर दैट. Which year is regarded as the defining year to mark the demographic transition from its first to the second decisive stage? हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ा था ये 1921, 1921. जब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो इंडिया उस स्टेज पे था, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जब इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट पे जा रही थी. The year 1921 is regarded as the defining year of the year of Great Divide,
because prior to 1921 population growth of India was stagnant. India was in the first phase of demographic transition till 1921 that was featured by high birth rate and high death rate. ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं. But after 1921, due to some introduction of hospitals and basic knowledge and education, जो ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, बर्थ रेट हाई रहा, डेथ रेट लो हुआ. After 1921, India's population growth never declined and showed a consistent upward trend. अभी तक. अब इंडिया थर्ड स्टेज में एंटर करने वाला है, जहां तक हमें नजर आ रहा है. इन लाइक 10 years वी विल एंटर इनटू थर्ड स्टेज, जब बर्थ रेट कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा. क्वेश्चन 33 आप अपने लेवल पे करेंगे. No, it's an NCERT question. Give a quantitative appraisal of the India's demographic profile during the colonial period. Direct answer इसका पढ़ा हुआ है, मैं इसके पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ. The overall literacy rate was less than 16%. बहुत कम लोग, 100 में से कुछ 16 बंदे, उससे भी कम. Female literacy rate was 17%. Infant mortality rate was quite high at 218 per 1000 births. Underline, 1000 में से 218 बच्चे 5 साल के अंदर अंदर मर जाते थे. आई रिपीट, 1000 चाइल्ड बर्थ्स गेट अनफॉर्चुनेट डेथ इवन बिफोर रीचिंग द 5 years of age. 218 out of 1000. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो क्वाइट एट 44 years. 44 years में डेथ हो जाती है एवरेज उस टाइम पे. क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी मतलब नंबर्स में बात करनी है. अच्छा, आप सारा डेटा कैसे लर्न करेंगे? जब हमारा इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, मैं आपको हर चैप्टर का एक डेटा दूंगा. वो डेटा एक 3-4 लाइन्स होंगी, पर वो सभी जगह वैलिड होगी, पूरे चैप्टर्स में वैलिड होगी, हर क्वेश्चन में वैलिड होगी. गॉट इट? बट वंस वी आर डन विद द सिलेबस, या जब एक बार चैप्टर कंप्लीट होगा तो. 34th, अंडरस्कोर मीन्स बताइए सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे? ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं. 1947-51 से लेके 1991 में इंडिया ने क्या किया, क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे? द इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी. प्लीज अंडरलाइन, बैकवर्ड एंड agrarian economy, agriculture economy. At the time of independence, as over 70 to 75% of population was engaged in agriculture. There was a complete absence of any infrastructure for imparting knowledge on technical skills of the laborer. The following statistics give you the feature of backwardness of India. Per capita income was low, large scale unemployment and underemployment, ब्रैकेट में लिख लीजिए disguised unemployment, ब्रैकेट में लिख लीजिए disguised unemployment. Agriculture sector and industrial sector both were in a dismal condition. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही नीचे आ रहे थे, नीचे की कंडीशन में जा रहे थे. 35th, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द इंडिपेंडेंस. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, डायरेक्शन मतलब किस तरफ. इंडिया का ज्यादा ट्रेड होता था ब्रिटिश की तरफ, डायरेक्शन. रॉ मटेरियल जाता था, फिनिश गुड्स आते थे, and volume. Cash crops we produce, handicraft industry we send, machinery we get. At the time of independence, India was a major exporter of raw materials such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. At that time, India used to import finished consumer goods such as cotton, silk, light machinery for factories of Britain. More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was targeted to China, Ceylon, जो अब श्रीलंका है, and Persia, जो इस टाइम पे ईरान है. ईरान इराक दो हो गए, अलग हो गए. Have a look on question number 34 and 35. 1 minute. 34 and 35. Speed up.
ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं वो तो हमने एक बार गो थ्रू कर ही लिए एंड आई होप आपने कॉपी में टिक भी कर लिए, वो प्लस ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने। बाकी क्वेश्चन आप एग्जाम डेज में भी कर सकते हैं, बट चैप्टर ख़त्म करने के लिए दैट अराउंड 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और ये 5 क्वेश्चंस। द फुल चैप्टर एंड दीज 15 क्वेश्चंस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ये क्वेश्चंस आप अभी गो थ्रू जरूर करेंगे, राइट? दिस इज योर फॉर प्रैक्टिस। अकाउंट्स में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इकोनॉमिक्स में आपने मैक्रो में कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और इंडियन इकोनॉमी में आपने क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, राइट इट डाउन, विल हैव अ डाउट सेशन ऑन एवरी सैटरडे और अ वीकेंड। डन? टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 1947 में इंडिया ने क्या पॉलिसीज बनाई और 1991 तक वो पॉलिसीज कैसे वर्क की, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।